नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। खबर दिन भर के साथ हाजिर हूं मैं आनंद विजय सिंह और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। वहीं इस मुलाकात को औपचारिक और शिष्टाचारपूर्ण बताया गया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज राजभवन गए और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात उन्होंने की। हम बता दें आपको कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज खत्म हुआ और उसके बाद सीएम ने मुलाकात की राजभवन में राज्यपाल से और उन्हें पुस्तक भी भेंट की। औपचारिक और शिष्टाचारपूर्ण मुलाकात बताया गया है। और अगली खबर का रुख करते हैं। इटावा में बुधवार को भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण और अटल पथ का लोकार्पण भव्य रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे और साथ ही प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी इस दौरान मौजूद थे। इस मौके पर यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार आज भी देश को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी विचारों से अटल थे और ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यों से उन्होंने विकास की मजबूत नींव रखी है। जो भविष्य में प्रेरणा मिलेगी और संस्कार भी मिलेगी और हमेशा याद आती रहेगी कि देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके देश के लिए, देश के कण कण के लिए, देश की जनता जनार्दन के लिए जिए और उनके लिए किया है। जो सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले। और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी सामने तो पहली बार गांव से जोड़ने का काम किसी ने किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना से देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने चतुर्भुज जो हमारी योजनाएं थी, स्वर्णिम योजनाएं थी, चाहे हाईवे, नेशनल हाईवे, 4 लेन की सड़कें, हिंदुस्तान पहली बार देखा होगा देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व। पोखरण और परमाणु जो भी यहाँ पर परीक्षण हुआ और दुनिया ने देखा, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी किसी के सामने झुके नहीं। कारगिल युद्ध में वही डटे रहे, मैदाने जंग रहे। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ओजस्वी वक्ता और कवि के माध्यम से लोगों का दिल जीता। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग की थी। उनके इस बयान का समर्थन रॉबर्ट वाड्रा ने भी किया। अपनी पत्नी प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका का राजनीतिक भविष्य बेहद उज्जवल है और आने वाले समय में बहुत से लोग उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि यह केवल समय की बात है और ऐसा होकर रहेगा। रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की टिप्पणी के बाद आया है। इमरान मसूद ने कहा था कि प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह मजबूत प्रधानमंत्री बन सकती हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि प्रियंका गांधी ऐसे मामलों में सख्त फैसला लेती। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी पर अब जनता का भरोसा नहीं रहा। इंडिया गठबंधन के साथ ही कांग्रेस के नेता और यहां तक कि परिवार के लोग भी अब उन पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक इसी वजह से राहुल गांधी परेशान है और विदेश में ऐसे बयान दे रहे हैं। और महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, तो ज़रूरी है ये पहले तो अपने देश की बात करनी चाहिए, फिर हमें ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश वगैरह या किसी और जगह के बारे में बात करनी चाहिए। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं
राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। प्रियंका जी ने सबसे पहले लास्ट टाइम जब बांग्लादेश के अंदर हो रहा था सबसे ज्यादा बोलने का काम किया, और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। प्रियंका गांधी जिस तरह का इलाज करेगी, अरे राहुल जी भी वही करेंगे, राहुल जी भी तो वही हैं। राहुल जी और प्रियंका जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं। चेहरे के ऊपर 2 आंखें हैं, ये इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं, ये 2 आंख हैं, इनको अलग अलग मत देखो। जिस तरह लालू जी के परिवार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में द्वंद है, अब कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में द्वंद शुरू हो गया है। ऐसे तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव जैसे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए थे, वहां कोई भी बन जाए, आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। लेकिन ख्वाब देखने का अधिकार है, तो रॉबर्ट वडेरा को तो ख्वाब देखने का विशेष अधिकार है, इसलिए वो उनको पीएम मटेरियल मान रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट जी हम लोग के परिवार के हिस्से हैं। कांग्रेस का सर्वोच्च कमेटी है CWC, CEC। कांग्रेस में राहुल गांधी जी सर्वमान्य लीडर हैं, दोनों प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। 2 ही नहीं, खड़गे जी भी प्रधानमंत्री जी के मटेरियल हैं। लेकिन निश्चित रूप से आपकी प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी दोनों दूध और मिश्री की तरह, और अपने भाई के लिए मैंने और अपनी बहन के लिए, एक दूसरे के लिए जितना पागल मैंने दोनों को देखा, किसी को नहीं देखा। दोनों भाई बहन से हमें सीखने की जरूरत है कि रिश्ता क्या होता है, विश्वास क्या होता है। तो उन दोनों के विश्वास के साथ ही काम करते हैं हम लोग। भाई वो अपने घर में फरियाल हैं। भाई देश तो चांस देने वाला नहीं है, तो अब अपने घर में उनका, भाई उनके यहाँ तो राजतंत्र चलता है, उनके यहाँ लोकतंत्र तो है नहीं। उनके यहाँ तो अध्यक्ष कोई रहे, कभी भी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुप करा देंगे, बोलेंगे तुम बैठो अभी मुझे बोलना है, ऐसे ऐसे चलती वीडियो आती है। तो ऐसे में वो डिसाइड करें। उनका जब वो पीएम कहते हैं तो उनका अर्थ है कि प्रमुख मंत्री, उनका प्रधानमंत्री तो देश तो देने वाला नहीं है। अब उनके घर में प्रमुख मंत्री कौन बनेगा, ये देश क्या देगा उनको? तो वो तो जो भी बनेंगे भ्रष्टाचारियों के सरदार बनेंगे। रॉबर्ट वाड्रा के मुंह में घी शक्कर कि उन्होंने अपने घर की इस झगड़े को सड़क पे ला दिया है। राहुल गांधी नेतृत्व करें या प्रियंका करें, ये उनके घर का मामला है। राहुल गांधी चुपचाप हैं, वाड्रा कह रहे हैं कि हाँ प्रियंका तेज है, वाड्रों को लोग कह रहा है। ये पारिवारिक सत्ते की लड़ाई है और राहुल गांधी की जुबान चुप है। और शायद लगता है कांग्रेस में भी 2 खेमे में लोग बटे हुए हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। जर्मनी में, विदेश में जाकर के भारत को तो गाली दे रहे हैं। भारत के सारे इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है उनको ये गालियां दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। लेकिन घर के सवाल पर कि वो लीडर रहेंगे कि ये प्रियंका होंगी, इस पर उनकी जुबान चुप। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति के नाम पर वार पलटवार का दौर तो हमेशा चलता रहता है। टिकट से लेकर पार्टियों में पद भी जाति के आधार पर ही देने की परंपरा रही है। और ऐसे में जब किसी दल में एक जाति के विधायकों की गोलबंदी होती दिखाई देती है तो फिर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले लखनऊ में
राजपूत जाति के जो विधायक थे वो लोग जुटे थे, कुटुंब के नाम से उन लोगों ने बैठक की थी। और अब बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज के नाम पर बैठक की है। इस मामले पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि यूपी में जातिवाद हावी होने लगा है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के जुटान ने सूबे का सियासी माहौल गरमा दिया है। कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर ब्राह्मण विधायकों का जुटान हुआ और इसमें करीब 3 दर्जन विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। सरकार और संगठन में बदलाव के इस दौर में लोग इस जुटान के सियासी मायने भी तलाश रहे हैं। बैठक की कई तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। बीजेपी ने भी इस पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। सहभोज की तस्वीरों के साथ एक वीडियो भी सामने आया है और इसमें विधायकों को प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी सहित अन्य सियासी मुद्दों पर चर्चा करते हुए सुना जा सकता है। इस सहभोज में लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत के भोजन के साथ ही राजनीतिक चर्चाएं भी हुई। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान इसी तरह क्षत्रिय विधायक भी कुटुंब मिलन कार्यक्रम के तहत राजधानी के एक होटल में जुटे थे। आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिले। देखिए, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। जातियों का नेतृत्व करने वाले लोग यदि उनको समझ में आता है कि समाज के ऊपर कोई बात है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, तो उसको मुख्यमंत्री से मिल करके करना चाहिए, तब बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री से मिलकर करना चाहिए, गृह मंत्री से मिलकर करना चाहिए। भाई ये हमारे समाज के ऊपर दिक्कत है। हम तो चले जाते हैं डायरेक्ट है, मुख्यमंत्री से कहते हैं भाई ये समस्या है। आज पिछड़ों के सवाल पर मैंने चिट्ठी लिखा, फिर उसके बाद मिला। अभी देखा है आपने कि लेखपालों की भर्ती में पिछड़ों के साथ आरक्षण में कोटा पूरा नहीं था, तो उसको मैंने मुख्यमंत्री से मिला, वो पूरा उन्होंने निरस्त कर दिया। अपनी बात कहना चाहिए। ये सहभोज और फलाहार दोनों था। परसों हम लोग विधानसभा में बैठे थे तो आपस में चर्चा हो रहा था कि जाड़े का मौसम है, लिट्टी चोखा का कहीं स्वाद लिया जाए। उसी संदर्भ में तय हो गया, हमारे आवास तय हुआ। जो माननीय विधायक जी लोग मिलते गए, उनसे कहा गया कि भाई आइए सहभोज है। और उसमें संजोग से कि केवल उसमें ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भूमिहार थे। अगली बार होगा तो सभी जात के विधायक रहेंगे। और बैठ करके जो चर्चाएं हुई हैं SIR के बारे में, जो इस समय चल रहा है, ज्वलंत वही है, उसके बारे में विधानसभा जो लोग आए थे अपने विधानसभा के बारे में चर्चा किए, पारिवारिक चर्चाएं हुई, केवल यही था। अब मीडिया पता नहीं क्या क्या कि ब्राह्मण नाराज हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लखनऊ में हुई ब्राह्मण विधायकों की बड़ी बैठक पर सियासत गरमाई हुई है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने बैठक में शामिल बीजेपी विधायक उमेश द्विवेदी से खास बातचीत की। उन्होंने बड़ी बैठक करी है, महज बैठक है या फिर ये जनेऊ जोड़ी वाली बैठक है, क्या मायने निकाले जाए? देखिए, सच्चाई तो छुपती नहीं है। निश्चित तौर पर ब्राह्मण विधायकों ने बैठक करी, करीब 45-46 ब्राह्मण विधायक थे। लेकिन जो उद्देश्य था, बड़ा पवित्र उद्देश्य था कि आज समाज में जिस तरह से विघटन हो रहा है, जातिवाद चल रहा है, वर्गवाद चल रहा है, भारतीय संस्कृति का क्षरण हो रहा है, सभ्यता का, तो हम भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की अक्षुण्णता पे हमारा क्या फोकस हो सकता है, ब्राह्मण समाज उस पर क्या अभियान चला के सारे जातियों को, सारे समाज को, चाहे वो अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, सबको जोड़ करके किस तरह से हम अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम अपने इस समाज को, इस अपने देश प्रदेश को कितना ऊपर ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, इस पे चर्चा थी। हाल ही में छत्री जो है उन्होंने भी एक बड़ी बैठक करी थी, क्या उसके समानता इसको देखा जाए या फिर एक अलग मोर्चाबंदी देखी जाए? उद्देश्य क्या था कि 40 और 52 और तमाम जो नंबर फिगर हैं वो एकदम से ट्रेंड में आ गए? नहीं, एक हम लोगों की बैठक प्रायः होती थी, इस बार संख्या थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, बाकी बैठकें होती रहती थी, कभी मीडिया बात नहीं आती थी, लेकिन हम लोग आपस में हालचाल लेने के लिए, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, कहीं हमारा समाज पिछड़ न जाए, इसके लिए हम लोग चिंता करते रहते हैं और सारे समाज की चिंता करते हैं। इस पर हम लोग बैठते रहते हैं, तो एक बैठक होती है, फिर हम लोग बैठेंगे, महीने 2 महीने बैठते रहते हैं।
सर मध्य प्रदेश में एक आईएएस है, उन्होंने एक विवादित बयान ब्राह्मणों को लेकर के दिया था, उस पर भी वो जो आईएएस संतोष वर्मा का बयान है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कोई भी सभ्य समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारी बहन बेटियों को जिस तरह शारीरिक संबंध की बात की जा रही खुले मन से, और जिस तरह से बड़ा ही घिनौना, बड़ा ही गैर जिम्मेदार उन्होंने बयान दिया। उनको वो सरकारी पद के लायक नहीं है, उनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको तत्काल हटा देना चाहिए और उन पे जो है एफआईआर करके उनको जेल के सीखचो। ऐसे आदमी जो पागलपन से जिसको सवार है, जिनको सामाजिकता से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को कहीं भी किसी जिम्मेदारी पद पे बैठाना नहीं चाहिए, उनको तत्काल हटा देना चाहिए। बेहद शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से होगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई उसको लेकर सियासत वहां पर गरमाई हुई है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने बैठक में शामिल बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा से खास बातचीत की। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों ने बड़ी बैठक करी। रमेश चंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं, आप शामिल भी थे उस बैठक में। ये महज ब्राह्मण विधायकों की बैठक थी या जनेऊ जोड़ी वाली बैठक? देखिए, जनेऊ तो हमारी पहचान है और रही बात यह है कि हमारा जनेऊ हमेशा भाजपा के साथ रहा है और रहेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग उसी को लेकर के एक बैठक किए थे कि समाज की कहीं कोई बातें हैं, समाज की कोई समस्या है तो उसका निराकरण अगर नहीं हो रहा है तो कैसे निराकरण किया जाए, उसको लेकर के बैठक थी। और समाज हमारा जिस तरीके से 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी को करता है, 3 लोकसभा में 2 विधानसभा में, उसी तरीके से आगे भी भाजपा के साथ रहे, भाजपा को मतदान करे, उसको लेकर के हम लोगों ने चिंतन बैठक किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी हम लोग इस तरीके की बैठक करके समाज को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के रखेंगे और फिर से 2027 में ब्राह्मण समाज पूरी ताकत से लग करके, हमारी सोच रहे सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके साथ साथ ब्राह्मण भी पूरी तन्मयता से भाजपा को मतदान करे, कहीं से कोई बिखराव ना आए। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग लगे हैं सिर्फ ब्राह्मण को भड़काने के लिए कि ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है, ब्राह्मणों को उपेक्षा हो रही है, इनके कहीं न सरकार में सुनवाई है, न कहीं संगठन में सुनवाई है, ऐसा र्यूमर पैदा कर रहे हैं। तो उस र्यूमर से कहीं कोई हमारा नुकसान ना हो, उसको लेकर के हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। देखिए विधायक जी, बड़ा ब्राह्मण मोर्चा जो है वो 40-42 वो संख्या जो पहुंचती है, टेंट लगता है, बढ़िया खाना पीना होता है, तमाम बातें भी खैर हुई होंगी। क्या कुछ बातें हुई, कुछ बताएंगे क्या? नहीं, बात सिर्फ चिंता हुई, समाज की चिंता हुई, समाज की कहीं वोट भटकने न पाए, समाज का वोट कहीं जाने न पाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहे, बस इसी को लेकर चिंता हुई। और रही बात, जब अगली बैठक हम लोग करेंगे तो उसमें विशेषकर बातें आएंगी, कहाँ नाराजगी है, कहाँ क्या है। क्योंकि कल की पहली बैठक थी, औपचारिक बैठक थी एक, अभी आगे भी होंगी क्या? हाँ जरूर, हम लोग समाज को जोड़ने के लिए भाजपा के साथ 27 में पूरी ताकत से लोग जुड़े रहे हैं, इसके लिए फिर आगे भी हम लोग बैठक करते रहेंगे। अच्छा, सपा वाले पंडित जी क्या साथ में लाने का विचार है क्या? मतलब सपा वाले विधायकों को जो ब्राह्मण चेहरे, जो कई लोग संपर्क में है भाजपा के, और जो लोग आएंगे सबका स्वागत, सबका सम्मान है, सबको इमरती भी खिलाएंगे, जौनपुर वाले बाटी चोखा भी खिलाएंगे, सब आए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से होगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और अब खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के लक्सर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब रुड़की जेल से पेशी पर लाए जा रहे कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लक्सर फ्लाईओवर के पास ये वारदात हुई और इसमें विनय त्यागी के साथ पुलिस के 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। पुलिस की नाकेबंदी के बावजूद वारदात को अंजाम देकर जो बदमाश थे वो फरार हो गए। पुलिस इसे पुरानी रंजिश और गैंगवार से जोड़कर देख रही है और फिलहाल बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आज लक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान एक अभियुक्त जिसका नाम विनय त्यागी है और रुड़की जेल से उसे पुलिस अभिरक्षा में लाया जा रहा था। इसी बीच सामने फ्लाईओवर के पास में कुछ गन्ने के ट्रक और ट्रॉलियां के कारण लगे हुए जाम को पुलिस के द्वारा जब उसे खुलवाने का प्रयास किया जा रहा था, इसी बीच 2 अज्ञात हमलावरों ने आके पुलिस अभिरक्षा में जो अपराधी निरुद्ध था उस पर फायरिंं करी। इसका नाम विनय त्यागी है। उस पर 2 गोलियां लगी हैं, 2-3 गोलियां। इनको तत्काल हायर सेंटर रेफ़र किया गया। मैं पुलिस के उस ड्राइवर की भी बहादुरी को दाद देता हूं। उसके द्वारा तत्काल मौके की संवेदनशीलता को भांपते हुए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बीच जो 2 हमलावर हैं उनकी चेकिंग के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कि जल्दी इनकी हम अरेस्टिंग कर लेंगे। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो भी लोग ने ये घटनाक्रम किया है, उसको हम लोग चुनौती के तौर पर लेते हैं और जल्दी इसका हम खुलासा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी
रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने 45वीं राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में शामिल जो प्रतिभागी हैं और जो आयोजन समिति है उसे अपनी शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनका उत्साह वर्धन भी किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का यह सौभाग्य है कि प्रदेश को राष्ट्रीय ट्राइबल गेम्स के आयोजन का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं। साथ ही आज देश भर में और प्रदेश में खेल को लेकर बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार द्वारा सभी खेलों के खिलाड़ियों को उनके प्रतिभा को निखारने के लिए सभी सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के करीब करीब हर प्रदेशों से कोचेस और हमारे तीरंदाज लोग यहाँ पर भाई बहन लोग उपस्थित हुए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है और वो अच्छी सफलता हासिल करें, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक मेज़बानी करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला है, तो सभी खिलाड़ियों का भी, कोचेस का भी, सबका स्वागत, अभिनंदन है। और इस आयोजन के लिए मैं फिर से आर्चरी एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ। बदायूं के महिला अस्पताल से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। यहां अस्पताल स्टाफ और आशा कार्यकर्ता की घोर लापरवाही के कारण एक नवजात ने अस्पताल की दहलीज पर ही दम तोड़ दिया। पीड़ित सूरज के अनुसार पीड़िता के पति सूरज के मुताबिक प्रसूता सविता को समय पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली और इसके चलते ई रिक्शा से अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही गेट पर सविता दर्द से कराती रही, लेकिन आधे घंटे तक किसी स्टाफ ने सुध नहीं ली। जब तक उसे भर्ती जब किया गया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और नवजात की मौत हो गई। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। अस्पताल की दहलीज पर नवजात की मौत। चंदौली में किन्नरों ने जमकर हंगामा किया और चक्का जाम कर दिया। 2 दिन पूर्व खुशबू किन्नर के घर हुए बम धमाके के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज किन्नर सड़क पर उतर आए। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया, लेकिन मास्टरमाइंड अब भी फरार हैं। किन्नरों ने जिला प्रशासन से आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने और डीएम और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, किसी तरह से स्थिति को संभाला गया। अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है। युवक की हत्या से परिजनों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से हत्या की गई है। इस हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है। और इसी के साथ खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।